पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जनता से ये कहा है, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करिए और उनको भेज दीजिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे ऑडियो या वीडियो की कोर्ट में कितनी अहमियत होती है एक एविडेंस के रूप में। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बात करते हैं उनसे, कितना ये वैलिड होगा कोर्ट में जब कोई लेकर जाए कि मेरे पास ये ऑडियो है, ये वीडियो है जिसमें करप्शन की बात की जा रही है, रिश्वत की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो वो डायरेक्ट किसी पुलिस अधिकारी के पास या किसी ऐसे जांच एजेंसी के पास लेके जाता है, और दूसरा अगर वो सरकार को जो उन्होंने टोल फ्री नंबर भेजा है, टोल फ्री नंबर लॉन्च किया, उसको भेजता है। तो अगर आप किसी जांच एजेंसी के पास जाते हैं तो जांच एजेंसी आपकी कंप्लेन लॉन्च करेगी। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद जब भी ये इनको हम लीगल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो सत्यता होती है वो 65B में सारा कुछ उसमें मेंशन है। जो IT एक्ट था उसको अमेंड करके 65B के तहत उसको एविडेंस एक्ट में बनाया गया था कि जो अब उसमें क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी भी डिवाइस से कोई भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो आपका जो एक्चुअल सोर्स है, वो एक्चुअल सोर्स से ही उसकी ऑथेंटिसिटी नापी जाती है। दूसरा, जो आपने टाइम बताया है कि मैंने इस टाइम पे ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ें जब आप कोर्ट में जाते हैं या फिर आप किसी जांच एजेंसी को सौंपते हैं, तो आपको ये एविडेंस जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट के तौर पर देना होता है। उसके बाद ही वो कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे देते हैं तो इनकी कोर्ट में कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती है। नहीं होती। एक जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि जो सोर्स है, मतलब जिसने वीडियो बनाया है उसका ही माना जाएगा, लेकिन जो सरकार को मिलेगा वो फॉरवर्डेड मैसेजेस मिलेंगे। अगर सरकार किसी अधिकारी को सस्पेंड करती है उस फॉरवर्ड ऑडियो या वीडियो के आधार पर, और वो अधिकारी कोर्ट चला जाता है, तब पार्टी सरकार बन जाती है। तो सरकार के पास कितना मजबूत आधार होगा उसको सही साबित करने के लिए। देखिए, मैंने वही कहा कि इसमें दो चीज़ें होती है। अगर आप सरकार के पास जाते हैं और सरकार बिना किसी जांच कराए और बिना किसी जांच एजेंसी को वो जांच सौंपे किसी अधिकारी को सस्पेंड करेगी, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट जाएगा और वो ये उसके पास इस बात का पूरा राइट होता है नेचुरल जस्टिस के तहत कि ये जो ऑडियो या वीडियो है वो मेरा नहीं है, या उसमें जो भी बातें हैं वो मेरे से द्वारा नहीं कही गई हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक्यूज ये कहता है कि ये वॉइस सैंपल मेरा नहीं है, तो उसमें आपको उस व्यक्ति का वॉइस सैंपल लेना पड़ेगा, और ये कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप किसी एक्यूज का वॉइस सैंपल लीजिए। वॉइस सैंपल के लिए भी फिर जांच एजेंसियों को कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जांच एजेंसियों को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि इनका वॉइस सैंपल लेना बहुत जरूरी है जो हमारा केस है उस केस को मजबूत करने के लिए, उस केस को प्रूफ करने के लिए। और मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करता है तभी आप वॉइस सैंपल लेंगे, और तभी वॉइस सैंपल लेके उसका मिलान कर पाएंगे, और तभी ये चीज प्रूफ कर पाएंगे कि जो रिकॉर्डिंग है वो ऑथेंटिक है। हाँ, मतलब लेकिन जिस तरह की हेल्पलाइन है, हो सकता है कल को हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ऑडियो वीडियो उनको मिले, तो हर मामले में वॉइस सैंपल की परमिशन मिलना प्रैक्टिकल है या पॉसिबल है? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी की जांच तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपको याद होगा कि जब दिल्ली में इनकी सरकार बनी थी तो जस्ट 12 दिन बाद इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था, इसी तरीके का हेल्पलाइन नंबर। और अब शायद आप दिल्ली में किसी के पास चले जाए, किसी को वो हेल्पलाइन नंबर याद भी नहीं होगा और कोई उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी नहीं करता होगा। और कॉल इसीलिए नहीं करता कि शायद कुछ लोगों ने शुरू में कॉल किए होंगे और उनका निराकरण नहीं हुआ होगा। तो इसकी जो प्रैक्टिकलिटी और इसका जो भी आप कह सकते हैं कि इसका क्या रेशियो होगा, इसके ऑथेंटिसिटी की, और कितने लोग सस्पेंड होंगे या कितने लोगों पे कार्रवाई होगी, इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप सीधा प्रमाण दिल्ली गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था 2014 में, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बात ये भी बता दीजिए कि मान लीजिए साबित हो गया तो इस तरह के मामलों में सजा कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है, एक ये सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ऐसे केसेस जब आप लगातार कोर्ट में देख रहे होंगे, ऐसे केसेस का सक्सेस रेट क्या होता है? देखिए, इसमें सक्सेस रेट क्या होता है कि जो आम आदमी होता है उनको, आम आदमी को ये सारी चीजें पता नहीं होती कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने बताया कि जो सोर्स होता है, जो भी, चाहे आप कंप्यूटर से रिकॉर्ड करिए, मोबाइल से रिकॉर्ड करिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिकॉर्ड करिए, वो सोर्स सबसे अहम होता है। कि वो जब भी कोर्ट में आपको प्रूफ करना होता है तो वो सोर्स आपका बड़ा अहम होगा। उस सोर्स को कोर्ट में सबमिट कराना, उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी चेक कराना।
अमूमन क्या होता है कि लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज या फॉरवर्डेड ऑडियो रिकॉर्डिंग हम जमा कर देते हैं, और आजकल हर 6 महीने साल भर में लोग मोबाइल बदल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सोर्स कोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो सक्सेस रेट तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम है ऐसे केसेस का। और तो इसलिए ये लोगों को, ये भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये भी उनको बताना चाहिए, जो लीगल एक्सपर्ट्स के साथ लोगों को ये भी बताया जाना चाहिए कि जब आप कोई भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जो आपके सर्कमस्टेंसेज होते हैं वो ध्यान में रखना होता है। आप जिस सोर्स कोड से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कितना सेफली रखना ज़रूरी होता है, और जब भी जो भी टाइम जोन पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम जोन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है केस को प्रूफ करने के लिए।